हेलो, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। साथियों, मैं विपिन कुमार। मैं आज का क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा मैं क्लियर बताने जाऊँगा। और यह एग्ज़ाम 2025 जो 17 फरवरी से होने वाला है उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें साथियों। विलंब ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे मृत जीवी कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2, इसमें सभी हो जाएगा। यानी कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O, CO2 ये सभी क्या है, ये आवश्यक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो बोलेंगे हरित लवक। हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता? तो CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। इसमें इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? उत्पाद के द्वारा। इनमें से किस छिद्र से के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। तो ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो वीडियो तक बने रहें अंत तक। और इसमें आपका टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम 2025-2017 से जो होने वाला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो विसरण। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास, मिलकर क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव और यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछ देगा। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम का अर्थ क्या होता है या फ्लोएम का अर्थ क्या होता है, या इन दोनों में विभेद करे या अंतर क्या है? तो जाइलम के बारे में बात करता हूँ। इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों को बहाव ऊपर की ओर होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है।
फ्लोएम में ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, जाइलम में सिर्फ नीचे ऊपर ऊपर की होता है बहाव। अगला क्वेश्चन यहाँ से बात करता हूँ। क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। यानी कि जल एवं घुलित लवण खनिज लवण का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिका द्वारा। खाद्य पदार्थों का कहेगा तो फ्लोएम द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के द्वारा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो केवल ऊपर और नीचे दोनों ओर। जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम द्वारा। रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन। शुद्ध या ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनियाँ। हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीर। रेजिन किस पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? चीर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो इसका जवाब देंगे वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं तो ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबरम। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबरम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजेन है नरलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, सभी। तो जवाब देंगे सभी हो गया। किस प्रकार के जनन में? जनक के शरीर से कलिका निकलती है। मुकुलन में परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है?
पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन का लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी से। पक्षी एवं तितली के पंख होते हैं असमजात अंग। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास उत्पादक है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है सर्प। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा एक जो है ना आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, बकरी, मनुष्य। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा, ये आहार श्रृंखला सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव, ये होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषीय स्तर का। निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पादपों का उदाहरण है? तो जवाब देंगे फलों के छिलके, गोबर, पेपर। ये क्या है? जैव निम्नकरणीय का है एक उदाहरण। फलों के छिलके, गोबर, पेपर। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जाने जाते हैं या जिम्मेदार है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मैंने आपके सामने बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स करवा दिया हूँ, जो कि आपको एग्जाम में आने की संभावना 110% है। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।